Hello everyone. So this is my new initiative. I'll be starting for teaching of the CMA study notes. So I'll be starting with first CMA final SMM subject. So the first topic we'll be covering that is discounted and non-discounted cash flow. That is series of part 1 paper 14 new syllabus according to new syllabus 2022. I hope you will like this video. So here we begin. So, hello everyone. So, now we'll be starting with the first topic of our SFM, that is investment decision, project planning and control. So, basically, this chapter is further divided into subparts like cash flow, discounted cash flow techniques for the purpose of evaluation. तो अगर हमें इसको अच्छे से याद करना है तो हमें सबसे पहले जो हमारे मेन पॉइंट्स है जो हमने कंसिडरेशन में लेके जाने हैं वो पॉइंट्स हैं हमारे कि हमने इनिशियल कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी कैश जो है कॉस्ट एसेट का दिया हुआ है उसमें हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस कोई भी उसके चार्जेस है वो हम उसमें ऐड कर देंगे। फिर कोई भी वर्किंग कैपिटल की चेंजेस चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो हम इसमें डाल देंगे। स्क्रैप वैल्यू हम उसमें ऐड कर देंगे। टैक्स सेविंग ये चीज याद रखना है, टैक्स सेविंग जो हमारे पास स्टार्टिंग में है वो हम माइनस करेंगे। टैक्स पेएबल हम जो है ऐड बैक करेंगे। ये दो पॉइंट्स हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे आगे कंसिडरेशंस में हम इसको लेके चलेंगे। राइट, अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है दैट इज जिससे हमारा सारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है कवर होता है दैट इज हमें कैसे कैलकुलेट करना है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। उसके लिए हमारे को एबिट पैट ये छोटी छोटी टर्म्स हमें आनी चाहिए। तो एबिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिकली इसका सिंपल फंडा अगर मैं बताऊं तो वो शॉर्ट फॉर्म वाले में आप क्या कर सकते हो, एबिट में हम 1 माइनस टैक्स कर देंगे। जैसे 30% है, 1 माइनस टैक्स दैट इज 1 माइनस 30% दैट इज 70%। एबिट पे 70% लगा के उसमें हमने डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, वो हमारा कैश फ्लो वाला आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो दो वेज है इसमें, ठीक है। अगर तो एबिट में आप इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस करते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, उसमें आपने डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है। बट हमने इंटरेस्ट ऑन टैक्स भी दोबारा ऐड करना है क्योंकि देखो हम टैक्स की डबल कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, इसलिए जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट है जो आपने ऊपर निकाला है यहाँ पे जो आपका टोटल इंटरेस्ट निकला है इस पे आपने माइनस करना है कुछ भी टैक्स, जो भी अगर आपका टैक्स 30% है तो माइनस 30% उसके ऊपर आपने उसको दोबारा ऐड बैक करना है इंटरेस्ट ऑन टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो आपका वो पैट आ जाएगा। ठीक है, पैट लिख कर पैट के ऊपर ये सब करके तो आपकी वो आ जाएगी CFAT। ठीक है, ऐसे ही बिट में से 1 माइनस टैक्स करके आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, आपके CFAT आपका आ जाएगा। यही अगर हम बात करें टर्मिनल वैल्यू की, टर्मिनल वैल्यू आपको क्या कहता है, टर्मिनल वैल्यू इज द स्क्रैप वैल्यू प्लस आपकी कोई भी टैक्स सेविंग्स ऑन टैक्स सेविंग्स है। एक चीज अब हमने यहाँ पे क्या किया था, पिछले वाले में हमने टैक्स सेविंग्स में हमने उसको क्या किया था, माइनस करा था। यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू में हमने टैक्स सेविंग्स वाले को ऐड करना है। दोनों के डिफरेंसेस एज इट इज याद रखने हैं कि हमने स्टार्टिंग में अगर टैक्स सेविंग्स माइनस कर रहे हैं, टर्मिनल में हमने टैक्स सेविंग्स ऐड बैक करने, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम में अगर एक माइनस होता है नेक्स्ट एंट्री में हमें उसको ऐड बैक करना पड़ता है। ऐसी टैक्स बर्डन हमें माइनस करना है। कोई भी हमारे पास रिलीज है वर्किंग कैपिटल का वो हम ऐड बैक करेंगे। ये हमारा बुक का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, आइदर इट इज रेवेलेंट और नॉन रेवेलेंट। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स है कि अगर कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है उसमें 3 लाख तो डिफरेंस 3 लाख वो रेवेलेंट है, हम कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कंसिडर करते ही है। सेम स्क्रैप वैल्यू, हम स्क्रैप वैल्यू भी कंसिडर करते हैं, वन डिफरेंसेस और वो रेवेलेंट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या सिस्टम था, वहां पे 5 इयर्स की मशीन थी जिसको उन्होंने 3 इयर्स में ही जाके जो है वो कर दी, स्क्रैप कर दी। तो 2 इयर्स हमारे पास रही, तो जितना भी उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट है विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स नॉट ऑन द 5 इयर्स, बिकॉज हमारे पास वो 2 इयर्स के लिए मशीन रही, थर्ड ईयर में आके हमने उसको बेच दिया। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग की वैल्यू थी ओल्ड वाली मशीन की 4 लाख थी, नई वाली की 2,30,000 आई। तो हमने उन दोनों का डिफरेंस लेके वो भी हमारे पास रेवेलेंट है। अगर हम रेवेन्यू देखें एज इट इज, अगर हमारे पास 5 इयर्स की मशीन को हमने थर्ड ईयर में बेच दिया तो हम सेकेंड ईयर में जाके उसको करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही 11 लाख आ जाएगा। और ये वैल्यू हमारे पास रेवेलेंट, बिकॉज हम मशीन की कैलकुलेशन में भी नेवर टेक दिस वैल्यूज। बुक वैल्यू भी सेम, 5 लाख की मशीन थी, 5 साल के लिए थी, 1 लाख आ गया, हमने 2 साल की कंसिडरेशन लेके जानी है, 2 लाख आ जाएगा। तो ये भी वैल्यू हमारे पास नॉन रेवेलेंट थी। राइट, अब हमारे पास कैश फ्लो टेक्निक्स है, हमने कैश फ्लो टेक्निक्स को
टू वेज में याद करना है. द फर्स्ट वन इज नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक एंड द सेकेंड वन इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक. हमारे पास उसके बहुत सारे सब पार्ट्स है जो हमने कंसिडरेशन में लेके जाने हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सेकेंड इज पे बैक पीरियड. ठीक है. और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हमारे पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रॉफिट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एडजस्टेड एनपीवी आईआर, मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर. ARR का अगर हम देखें, हमारे पास ARR का सिंपल फॉर्मूला दैट इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये बहुत फैंसी सा नेम दिया हुआ है बट बेसिकली दिस नेम इज पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने यहाँ पे निकालना है, डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100. ठीक है. अब अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखें, हमारे पास जो ARR का क्वेश्चन एज एन इलस्ट्रेशन हमारी CMA की उसकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. हमारे को सारे दिए हुए थे. As usual, हमने पैट निकालने के लिए we have to depreciate, we have to deduct all the depreciation values, that is 3 lakh, 2 lakh 10,000, 1 lakh 47,000, 1 lakh 2,900, 72,000 and 30. हमने ये माइनस कर दिया. इसके बाद आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब हमने इसके ऊपर टैक्स निकालना है. तो हमारे पास टैक्स उसमें दिया हुआ था 33.99% कुछ दिया हुआ था. तो टैक्स अब देखो हमारे पास उस फर्स्ट ईयर में नेगेटिव वैल्यू भी हम इसके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगाएंगे तो इसका निल रह जाएगा. फर्स्ट ईयर पे नहीं लगाया है, 90,000 पे लगेगा बट कैसे, 90,000 माइनस 50,000, 90,000 माइनस 50,000 के ऊपर हमारे पास टैक्स आ जाएगा तो ये माइनस करेंगे. अब तीसरे वाले में 2,03,000 इंटू 33.99%, 69,000, ऐसे ही हर किसी पे लगा के हमारे पास ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. राइट. अब इसका आपने एवरेज निकालना है. फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज हमें पता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, इन पांचों को जब हम ऐड करेंगे इसको हमने डिवाइड करना बाय 5, ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा इसका. राइट. इसका हमारे पास एवरेज आ जाएगा. द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच वाज ट्रिकी टू यूज, दैट इज 90,000 माइनस 50,000. सेकेंड ईयर में हमने इसकी कंसिडरेशन में लेके जाना है. फर्स्ट ईयर में हमने टैक्स नहीं लगाया बिकॉज ऑफ नेगेटिव, बट हमने सेट ऑफ करने के टाइम पे 90 में से 50,000 माइनस कर दिया. नेक्स्ट, अब हमारे पास ऊपर वाला वैल्यू आ गया, दैट इज अपना एवरेज ARR की जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास एवरेज के लिए आ गई 1,27,805. अब हमारे पास सेकेंड वैल्यू जो हमने निकालनी है दैट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट. वो कैसे लिख लेगी, हमारे पास बिगनिंग क्या थी 10 लाख की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया दैट इज 3 लाख. ठीक है. 30% समथिंग डेप्रिसिएशन थी तो 3 लाख आ गया. उसके ऊपर एंड वैल्यू उसकी 7 लाख आ गई. डेप्रिसिएशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ WDV, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है. तो हमने ऐसे करके ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग करके 5 इयर्स के हमने निकाल दी. अब द मेन ट्रिकी क्वेश्चन पार्ट इज दिस, हमने अब इसका एवरेज निकालना है बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट डालनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज. हमने ये जो वैल्यू डालनी है दैट इज 4,71,427 इज बेस्ड ऑन द एवरेज. राइट. तो अब अगर हम एवरेज के बेसिस पे देखें, हमने एवरेज इसकी कैसे निकाली है बुक में, बिगनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. 10 lakh plus 7,000 divided by 2 is 8,50,000. 7 lakh divided by 4,90,000 divided by 2 is 5,95,000. 4,90,000 plus 3,43,000 divided by 2 is 4,16,500. Simultaneously for fourth year and the fifth year. अब जो आपकी ये सारी वैल्यूज आई 5 इयर्स की, कंबाइनली वी हैव टू डिवाइडेड बाय 5. मतलब हमने पहले इंडिविजुअली एवरेज निकाला, एवरेज इन्वेस्टमेंट, देन कंबाइन एवरेज निकाल के हमारे पास टोटल एवरेज निकला. ठीक है. इसलिए ये जब आपने सारे 5 इयर्स को ऐड बैक करके डिवाइड बाय 5 किया, यू कम, इसका आया 4,71,427 into 100 is your ARR 27.11%. Right. This is your first topic from ARR, that is discounting non-discounted cash flow वाले में से आपका पहला टॉपिक ARR कंप्लीट है. Then the second topic is payback period. For learning payback period हमें ये चीजें याद रखनी है. हमारे पास 4 मेन क्वेश्चंस है. ठीक है. हम अगर ये 4 मेन क्वेश्चंस कर ले, हमारे पास पेबैक पीरियड हमारा तैयार हो गया है. ठीक है. नॉन डिस्काउंटिंग वाले में से तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इनिशियल जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, मतलब एक ही वैल्यू कैश फ्लो की दी हुई है. सो इफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 3 lakh which is divided by 60,000, it comes out to be 5 years. राइट. अब हमने तो यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो लिया,
सेकंड क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल ईयर्स के कैश फ्लो गिवन है, दैट इज फर्स्ट ईयर का 60,000, सेकंड ईयर का 50, साइमल्टेनियसली थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर का हमारे पास 6 सालों का उन्होंने दे दिया, 6 इयर्स का वी हैव इट, राइट। अब आपके पास उन्होंने बोला वी हैव टू कवर नियर अबाउट 3 लाख कवर करना है हमने, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट 4 इयर्स को अगर हम ऐड करें वी गेट इट 2,55,000, बट हमें कितना पे बैक लेना है? 3 लाख का। तो आप क्या करोगे? 3 लाख पे बैक पीरियड निकालने के लिए पे 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2,50,000 विच इज टोटल ऑफ दिस। अब ये आपका कौन सी ईयर में कवर हो रहा है? दैट इज योर फोर्थ ईयर, राइट। डिवाइडेड बाय ऐसे ही 5 माइनस 4 करना है, टोटल आपके 5 इयर्स में माइनस 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 45,000 इज योर पे बैक, राइट। अब उसके बाद आपके पास द थर्ड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज टू बी कंसिडर्ड इज कि अगर आपको रेसिप्रोकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है जिसमें आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वाले दिए हुए हैं, सो आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज गिवन इज 10 लाख, तो 10 लाख को आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे। हम क्या करते हैं? हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी टॉप पे लेते हैं, डिवाइड बाय हम जो उसका नीचे लेते हैं, राइट। बट इसमें क्या हमने कंसिडरेशन में लेना है कि हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना है, दैट्स व्हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा नीचे आया है, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 50 is equals to 1 by 5 is your 20% overall value to be considered. अब पोस्ट प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट का हमारे पास क्या होता है? जब हम एनपीवी करेंगे वहां पे हमारे पास एनपीवी निकाल के इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को हम लास्ट में ऊपर में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं। पोस्ट में क्या होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लास्ट में लेते हैं, ठीक है। एनपीवी के टाइम पे हम कैश फ्लोज जो इनिशियल कैश फ्लोज माइनस कैश फ्लोज जो आउटफ्लो कैश फ्लोज है हम ऐसे लेते हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर सकते हो कि पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पीरियड में हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स सेकंड टर्म में लेते हैं। सो 40,000 into 8 is your outflow cash flow minus initial investment 2 lakh, that comes out to be 1,20,000. This was all about your payback period wala and ARR wala with some basic starting of introduction of studying math ka point of view. So I hope you like this video. Thank you so much.